Everyone, my name is Manju Saraswat, and today we are starting Geography, chapter 4th, that is Agriculture. Okay, students, as you know, India is a agriculturally important country because two-thirds population is engaged in agricultural activities. इंडिया के जो प्राइमरली एक्टिविटी है और जो ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ द फूड जो प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना, बिसाइड्स जो फूड ग्रेन्स हैं इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। ये सारी चीज़ें तो हम जानते ही हैं कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और जो हम कंज्यूम करते हैं उसके फूड के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं वो खेती के द्वारा ही की जाती हैं। As you can name some industries based on the agricultural raw material and आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर के बारे में जो हम बात करते हैं, हम सभी लोग वेल नोन हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें कि फार्मिंग के थ्रू जो है प्रोडक्शन किया जाता है और लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंडेड ऑन द एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो खेती है, यहाँ फार्मिंग जो है वो कितने तरीके से की जाती है। फार्मिंग जो है यहाँ जैसे कि इसके मेनली जो है 3 टाइप है। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिंग के टाइप्स में प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो ये प्रिमिटिव जैसा कि आपको पिक में दिखाई भी दे रहा है, इसको अगर हम बोलते हैं तो जो पुराने ज़माने से परंपरागत तरीके से जो खेती की जाती थी वो उसको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहा गया है। और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो खेती किया करते हैं उसके लिए। एंड कॉमर्शियल फार्मिंग है यानी कि व्यापार के पर्पज़ से जो खेती की जाती है वो। तो यहाँ पर खेती जो है 3 तरीके से की जाती है। तो प्रिमिटिव जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव यानी कि जो परंपरागत तरीके से पुराने ज़माने में की जाती थी, इसके फीचर्स लगभग आपको जी हाँ, आप सही जा रहे हैं, हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी कि पूरे पुराने ज़माने में आज भी ट्राइबल्स जो हैं वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया करते हैं। तो ये जो फार्मिंग का तरीका है ये बहुत पुराना तरीका है और ये जब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते थे उस टाइम पर ये जो था वो यूज़ किया जाता था, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो जैसे कि हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स, जैसे कि हो जैसे जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द फावड़ा टाइप लाइक, एंड दाव में उसको ज़मीन को फ्लैट करते हैं और फिर डिगिंग स्टिक से जो इसके सीड्स हैं उनको क्या करते हैं उसमें सो करते हैं, बोते हैं किसके थ्रू, सीड्स को स्टिक के थ्रू। ठीक है, तो फैमिलीज भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और कम्युनिटी जो लेबर है वो ज़्यादातर फैमिली के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हुआ करते हैं और मेनली ये इसमें मॉनसून के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर जो क्रॉप्स जो है ज़्यादातर डिपेंड होती है। तो स्लैश एंड बर्न को तो आप बहुत नामों से जानते हैं, यू आर वेल नोन विद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूमिंग कल्टीवेशन और भी जैसे कि हम इसको जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, है ना, इसमें फॉरेस्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और उसको उसमें पैचेस में इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जैसे कि आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट पैच दे हैव प्रिपेयर, तो यहाँ पर पैचेस में इसको क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और फिर इसको यहाँ पर जला देंगे और इसके बाद जो इसकी ऐश है उसको मिट्टी में मिलाते हैं। दे वेटेड फॉर द मॉनसून एंड उसके बाद
वो क्या करते हैं, उसमें जो सीड्स वगैरह है उनको भी इसमें बोते हैं अपने, और फिर उसके बाद खेती किया करते हैं। फिर उसके कुछ सालों बाद, यानी कि इसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके कुछ सालों बाद यहाँ पर ये कहाँ दूसरे वाले इसमें आते हैं, इसमें इनको टाइम लगता है, तो यहाँ पर ये पैच तैयार करते हैं। फिर उसके बाद यानी कि कुछ कुछ सालों के लिए ये इसको नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए उन पैचेस को छोड़ दिया करते हैं। तो ये है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। और आप देखेंगे ये जो इंडिया में अलग अलग नामों से, पूरे वर्ल्ड में ज़ूमिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है? ये जो एरिया है ज़्यादातर जो एरियाज ऑफ द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ द biochemical inputs and irrigation are used for the obtaining higher production। तो ज़्यादातर जो है हम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके की खेती पर निर्भर है, और इसमें आप देखेंगे कि जो है इनपुट्स किए जाते हैं खाद वगैरह, इरिगेशन वगैरह के लिए, जो अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए इसमें कुछ इनपुट्स किए जाते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि लोगों के पास छोटे बड़े जो लैंड होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए किए करते हैं, जनरेशन भी उसमें इंगेज रहती हैं, है ना। और फार्मर जो है कंटिन्यू रहता है इसमें, कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, छोटे से छोटे खेत में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो इसमें डिफरेंस है, जो आपने पुराना पढ़ा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आइए हम इसको देख लेते हैं कि दिस टाइप ऑफ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की, कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड with the help of the primitive tools like hoe, dao and digging stick as we have discussed। इंटेंसिव की अगर हम बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मॉडर्न इनपुट्स। बट ये मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न इनपुट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये इसमें और कॉमर्शियल में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे। ये छोटे छोटे लैंड के लिए ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव में क्या है कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो है अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन वेरी लो, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। और इंटेंसिव में कंपैरिजन अगर की जाए प्रिमिटिव से तो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लैंड प्रोडक्टिविटी अंडर दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ हाई, यानी कंपैरिजन टू प्रिमिटिव सब्सटेंस में इंटेंसिव में ज़्यादा होता है, और इंटेंसिव से भी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन किस में होता है? कॉमर्शियल में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जहाँ पर ट्राइबल्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्दर्न प्लेन, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपी, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये जो इसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है ये आपने देखा। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो कॉमर्शियल में और सब्सटेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है कि जो सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है वो स्मॉल पैचेस के ऊपर की जाती है, कि लोगों के पास इतने बड़े लेवल पे जो है वो खेत नहीं होते, लेकिन जब कॉमर्शियल पर्पज़ से खेती की जाती है तो वो लार्ज स्केल पे की जाती है। एंड फार्मिंग जो है सब्सटेंस में ज़्यादातर इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई जैसा इरिगेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसमें जब आप कमर्शियल पर्पज़ से फार्मिंग करते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रॉपर अवेलेबल होती है। और सब्सटेंस फार्मिंग में आज भी बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो बैल वगैरह से ही खेती की जाती है ना। तो जो पुराने प्रिमिटिव टूल्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। हालांकि मैंने अभी बात की कि न्यू मॉडर्न टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट लेकिन अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल में, तो कॉमर्शियल में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है एंड बड़े लेवल पर की जाती है। एंड प्रोडक्शन जो है कंपैरिजन टू कॉमर्शियल, इसका कम जो प्रोडक्शन सब्सटेंस फार्मिंग में कम होता है और सब्सटेंस से भी ज़्यादा कम होता है प्रिमिटिव में।
ठीक है, और इस तरीके से इसमें प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। कॉमर्शियल में प्रोडक्शन और ज़्यादा हाई होता है। तो नो कॉस्टली फर्टिलाइज़र आर यूज्ड, इसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं सब्सटेंस में, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन कॉमर्शियल में कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर हैं वो लेबर का काम करते हैं सब्सटेंस में, वही उसमें एंगेज रहते हैं। लेकिन कॉमर्शियल के लिए क्या करना पड़ता है, लेबर्स हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, और सब्सटेंस में क्या है कि जो फसलें हैं ज़्यादातर वो कौन सी फसलें होती हैं, है ना, इसमें फसलें ज़्यादातर कौन सी होती हैं, जो वीट वगैरह है, और जो सीरियल टाइप की जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्शियल में जो खेती की जाती है वो कॉमर्शियल पर्पस से ही की जाती है मेनली। ठीक है, तो जैसे कि कॉटन हो गया, प्लांटेशन वर्क हो गया, तो ये सब जो है कॉमर्शियल पर्पस से की जाती हैं। और कई बार जो वीट वगैरह है, राइस है, वो भी कॉमर्शियल पर्पस से लार्ज लेवल पर की जाती है। अब ये तो रहे थे टाइप्स। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो भाई ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है खेती को करने के ये जो ढंग है वो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि जो प्रोपोर्शन ऑफ एरिया है वो डिफरेंट, जैसे पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर टाइप की जो खेती की जाती है ना, अलग अलग टाइम पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है, कई बार किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर, सॉइल टाइप के ऊपर। तो ये जो पैटर्न तैयार किया जाता है ये इसके अलग अलग तरीके की फसलें ली जाती हैं पर्टिकुलर सॉइल के टाइप के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, है ना, और टेम्परेचर के हिसाब से। क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर लिमिटेड जगह में क्या होता है कि वो अलग अलग तरीके की फसलें इसमें की जाती हैं। जैसे इंडिया में जो पैटर्न पाया जाता है वो मेनली कौन सा है, राबी, खारिफ एंड जैद आर मेनली फाउंड इन इंडिया। सो चलिए सबसे पहले हम राबी क्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए राबी क्रॉप्स, ये जो फसलें हैं इस पर थोड़ा सा इस साइकिल पर आप ध्यान दें। ये क्या है कि ये फसल जो की जाती हैं वो विंटर में की जाती है, जैसे कि अक्टूबर से लेके दिसंबर, यानी कि अक्टूबर में भी नवंबर या दिसंबर तक ये है बो दी जाती है लास्ट। ठीक है, और जो इसकी कटिंग की जाती है, हार्वेस्ट जो ये की जाती है वो कब की जाती है, अप्रैल से लेके जून तक लास्ट ये कर ली जाती है। ठीक है, और ये इसमें जो एग्जांपल हैं वो है वीट है, बार्ले है ना, एंड पीस है, ग्राम, ये जो है फसलें हैं ज़्यादातर इससे ली जाती हैं। ठीक है, तो और इसमें जो एरिया है वो कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर ये इस टाइम पीरियड में ये फसल ली जाती है। और इसकी जो डिपेंडेंट करती है, मेनली जो इसकी सक्सेस डिपेंड करती है वो किसके ऊपर है, जो प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके का प्रेसिपिटेशन मिल पा रहा है। और यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर जो अच्छा रिजल्ट आया था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह का रिजल्ट जो था वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिला था राबी क्रॉप्स में। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे खारिफ की। किसकी बात करेंगे, खारिफ की। तो खारिफ क्या है कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन। अब देखिए आपने यहाँ पर ये देखा कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में जो फसल बोई जाती है वो राबी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑनसेट ऑफ मानसून के आगमन पर ये फसल बोई जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको जैसे पता है कि ऑनसेट ऑफ मानसून पर अगर ये बोई जाती है तो इसके लॉट्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये ऑनसेट ऑफ मानसून लगभग हम मान सकते हैं कि जुलाई के आसपास ये बोती जाती है, और इसकी हार्वेस्ट जो यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग कर ली जाती है, इसको हार्वेस्ट किया कर लिया जाता है, ये फसल को ले लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर
कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैडी धान की खेती जो होती है वो पानी में की जाती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, लॉट्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पल्सेस हैं, ज्वार बाजरा, इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये इस टाइम ड्यूरेशन में ये फसलें की जाती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, और जो कोस्टल रीजन्स हैं उड़ीसा के, वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। चलिए, अब खारिफ के अलावा हम जो बात करते हैं बीच में, वो हम बात कर लेते हैं ज़ैद के बारे में। किसके बारे में? ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। तो ज़ैद, जैसा कि आपको पता है कि राबी और खारिफ के बीच में जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है ना, वो जो खाली टाइम होता है, उस टाइम पर भी किसान जो है खेती कर लिया करते हैं। तो उस टाइम पर जैसे कि कैटल वगैरह, जानवर जो पशु होते हैं उनके, उसके लिए ये फॉडर क्रॉप्स वगैरह है उनका उनको कर लेते हैं। शुगर केन है, वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर वगैरह है, वाटरमेलन है, तो इनको इनकी खेती किया करते हैं। और ये किस टाइम पीरियड के बीच में करते हैं? ये राबी और खारिफ के बीच में जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसमें किया करते हैं। जैसे अभी हमने बात की, यहाँ पर देखिए, आपको ये मैं पैटर्न बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने अक्टूबर से ये लास्ट स्टार्टिंग बता रहे हैं। अक्टूबर से हमने बताया था कि दिसंबर तक हम इसको कर लेते हैं, तो अक्टूबर से लेकर ये आपकी जून तक इसका हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये है हमारा कौन सा, जो आपने देखा है ना, वीट का किया जाता है ना, तो उसमें हम बात कर लेते हैं राबी की। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरी जो हमारी फसल है उसके बारे में बात करते हैं खारिफ में। तो वो आपका कब, जून या जुलाई से, यानी कि जैसे उसमें बताया गया है कि वो उसके लिए लॉट्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसको खेती करते हैं। तब इसके लिए ये हमारी कहाँ तक हार्वेस्ट हो जाती है? सितंबर तक या अक्टूबर तक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कौन सा वाला टाइम पीरियड हमारा ये जा रहा है, बैक जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अक्टूबर से लेके, है ना, अक्टूबर से लेके ये जो है टाइम हमारा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कि भाई अक्टूबर से लेके आप जो है जून तक, लास्ट हमने जो टाइम लिया है ये राबी का है। और अगर हम जुलाई की बात करते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, और ये हमारा खारिफ जो है कब तक चलती है? सितंबर तक। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए जैसे हमने बताया है कि स्टार्टिंग में अक्टूबर में अगर वो फसल को जो है यहाँ ये अक्टूबर से अगर स्टार्ट करता है तो उसका अप्रैल में एंड हो जाता है। कब हो जाता है? अप्रैल में वो हार्वेस्ट कर लेता है। और अप्रैल से लेकर ऑनसेट ऑफ मॉनसून लगभग जुलाई समझ लीजिए आप। तो ये उसको टाइम जो वैकेंट मिल जाता है, ये जो खाली टाइम मिल जाता है उसको, मैं एक बार फिर से इसको रफ करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी, वेट। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए यहाँ अक्टूबर से स्टार्ट होता है और ये इसका लास्ट अप्रैल में हो जाता है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून से अगर स्टार्ट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द खारिफ, तो अगर मान लीजिए ये जुलाई से स्टार्ट होता है और ये सितंबर तक चलता है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, ये जो वैकेंट टाइम है, ये कौन सा है? अप्रैल से लेके जुलाई तक का जो वैकेंट टाइम है। इस टाइम पे जो लोग एक थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स और कर लेते हैं, वो जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, जानवरों के लिए चारा, फॉडर क्रॉप्स वगैरह, ये सब हो गया। तो ये खेती भी, तीसरी खेती भी लोग ले लिया करते हैं। तो एक जो हमारे पास लिमिटेड प्लेस है ना, लिमिटेड लैंड है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की लोग क्या कर लिया करते हैं? खेती कर लिया करते हैं। तो उसको इस तरीके से टाइम, क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से वो डिसाइड कर लिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने जाना कि हमारे यहाँ पे जो है खेती वो कितने टाइप से की जाती है, जैसे कि प्रिमिटिव, सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग।
तो अब हमने ये जो हमारे पास लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड ज़मीन जो है, उसको हमने किस पैटर्न में हम उसको खेती करते हैं कि हम वहाँ एक लिमिटेड एरिया पे, एक लिमिटेड लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 तरीके की खेती वहाँ से ले रहे हैं, है ना। कौन कौन सी? राबी, खारिफ एंड ज़ैद। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये लेट हो जाता है और ये अक्टूबर से दिसंबर में यदि ये इसकी सोइंग पीरियड होता है और ये यहाँ पर जून तक चलता है, तो ये यहाँ पर जून में लेने के बाद क्या ये थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स ले पाएंगे? दे विल बी लेट, ये डिले हो जाएगा यहाँ पर, तो ये नहीं ले पाएंगे। तो 3 तरीके की ये कब ले सकते हैं? जब ये जो है टाइमली इसको पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट, अगर हम मेजर क्रॉप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।